नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। और आपको जैसा कि पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका आई थिंक 19 से स्टार्ट हो जाएगा। और यूपी टेट का तो पता ही है कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि कैंसिल हो गया बीच में ही ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो दोस्तों उसका भी डेट प्रस्तावित हो गया 26 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले सीटेट होगा। तो दोस्तों आज सीटेट की पहली बार ऐसा होगा जब ऑनलाइन सीटेट एग्ज़ाम लेगा, तो उसी पैटर्न पे कुछ पेडागोजी क्वेश्चन दोस्तों, चलिए देखते हैं उसको। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जो बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्लास देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट में सेलेक्ट कर लूँ, कि एक शिक्षक को चाहिए यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, अथवा दूसरा है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, अथवा बी है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, थर्ड है वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, अथवा डी है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल सवाल है और देखिए सीटेट 17 जुलाई 2019 में आया हुआ है। तो दोस्तों सबको पता है कि एक शिक्षक का ये एनसीएफ 2005 भी करता है और आरटीई 2009 भी करता है कि शिक्षक को क्या है, एक साथ सामूहिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। मतलब सभी की उससे न किसी की जाति विभिन्नता से मतलब है, न किस पृष्ठभूमि से, इससे मतलब कोई नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ और सबके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना है दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन जो हमारा है ये कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, चलिए देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, सेकेंड है हमारा, बच्चे प्रभावित रूप से सीखते हैं। बताएं दोस्तों, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं, अथवा वे शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं एवं बच्चों के रूप में नियंत्रित करता है, सी वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, और डी है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरमाला की नकल करते हैं। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें निगेटिव वर्ड को हटा देना है दोस्तों। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे हमारा की पॉइंट एक मिल गया, सक्रिय भाग लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि एनसीएफ 2000 क्या बोलता है, लर्निंग बाय डूइंग को वो क्या देता है दोस्तों, महत्व देता है कि लड़का जो करके सीखता है वो बेटर होता है उसके लिए लर्निंग में। सेकेंड है हमारा कि बी शिक्षक में होने वाली सभी घटनाओं को बच्चा पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को बच्चे पूर्ण रूप से, तो कैसे हो सकता है दोस्तों, ये बच्चा छोटा कैसे पूर्ण रूप से नियंत्रित कर पाएगा। सेकंड, वे पाठ्य पुस्तक में दिए तथ्यों को याद करने वाला जो कभी भी दोस्तों एग्जाम में चाहे क्वेश्चन में ये आ जाए, तथ्यों को याद करना मतलब रोट वाला जो रोट लर्निंग होता है, तुरंत उसको देखते ही काट दीजिए, कतई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है वो एक निगेटिव वर्ड है। वे श्यामपट्ट पर द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना भी दोस्तों एक निगेटिव वर्ड है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है ये सब सही हो जाएगा कि वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब जो भी बच्चे तब सीखते हैं जब बच्चा कोई भी चीज़ में जो स्कूल में कराएगा किसी भी चीज़ को में वो क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, वहाँ पे एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो चाहे पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो, जिसमें भी वो करता है उसको सबसे ज़्यादा उसमें लर्निंग मिलता है, उसको मोटिवेट मिलता है और सबसे ज़्यादा सीखता भी वहीं पे, अधिगम क्रिया सबसे बेहतर उसी में होगी। सेकेंड है हमारा कि बच्चे को कक्षा में प्रश्न करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न
पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछना से रोकना बेहद गलत बात है, बकवास लाइन है ये। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हाँ जी हाँ बिल्कुल पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चा प्रश्न पूछ सके और अपने डाउट को क्लियर कर सके। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं है, अनुमति नहीं, ये भी गलत बात है। दोस्तों सबसे ज़्यादा बच्चा आपकी क्लास में प्रश्न पूछ रहा है, मतलब इनपुट और आउटपुट हो रहा है, इसका मतलब आप जो आप भी शिक्षक वृद्धि का प्रयोग कर रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो क्लास में, दैट इज द बेटर टेक्निक माना जाएगा कि आपके जो पढ़ाए गए जो भी वाक्य हैं, जो सिलेबस है, जो आप पढ़ा रहे हो उस क्लास में, उस बच्चों को परिपूर्ण ढंग से अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपका आउटपुट और इनपुट मिलता है, अगर आउटपुट इनपुट नहीं मिलता है, इसका मतलब बच्चा मूक बनकर सिर्फ सुन रहा है, तो वो दोस्तों प्रजातांत्रिक क्लास नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अधिकारवादी हो जाएगा। बस केवल जो अध्यापक है उसी का ही वहां पे प्रभुत्व है, बच्चे में कोई डेवलप नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक मिनट दोस्तों, इधर देखिए दोस्तों, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, दोस्तों यहां पे आ जाते हैं, किसी के रूप में प्रभावित नहीं होते। बी, यहां देखिए दोस्तों, किसी के रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, या फिर है उत्साह का भंग हो जाता है तभी दबाव में आ जाते हैं। बताएं दोस्तों, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, तो दोस्तों जो बी वाला ऑप्शन है हमारा बेटर है, इस यही ऐसा हो जाएगा, सीखने के लिए उत्सुक हो एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं, ये गलत बात है। अगला है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीटेट 11 जुलाई 2019 में आया है, बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। सी है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या अधिगम प्रक्रिया के एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल है, अगर आपने थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम पढ़े हुए हैं, तो इसको आसान से कर सकते हैं कि जो आपका थॉर्नडाइक के नियम है क्या बोलता है, कि ट्रायल एंड एरर का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, अभ्यास एवं त्रुटि का, बच्चे गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब गलतियां करके ही वो सीखते हैं। एक बार गलती करेगा फिर उसको कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार गलती करेगा, तीसरी बार चौथी बार वो समझ जाएगा क्या क्या गलतियां, मनुष्य गलतियों से ही सीखता है। और ये थॉर्नडाइक भी बोलता है कि क्या है, कि जो आपके अभ्यास और एरर, ट्रायल और एरर का जो नियम है उन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया था, और वो बताते हैं क्या कि शिक्षण अधिगम क्रिया में प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों ये सरासर गलत है, एक मिनट, ये गलत ऑप्शन है। प्रदर्शित करते बच्चे कितने लापरवाह हैं, बिल्कुल नहीं। बार बार अभ्यास करने के लिए सुधार देना चाहिए, नहीं। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, दिस इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग, तथा उनके विचारों के अंतर्दृष्टि देते, बिल्कुल। वो बच्चे जब करेंगे उसके गलती होगी तो समझेंगे कि मैंने क्या गलती किया है, उसको फिर अगले जब टाइम में जब उसको करेंगे तो दोस्तों को उस गलती को वो दूर करने का प्रयास करेंगे। इससे करते करते बच्चे में क्या हो जाएगा, एक आदत विकसित हो जाएगी और वो गलतियां करना कम कर देगा। जब बच्चा गलतियां करना कम कर देगा, इसका मतलब क्या, वो बच्चा अधिगम के प्रोसेस में आगे निकल चुका है। तो ये रहा इसका जवाब। नेक्स्ट है दोस्तों, सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। बताएं दोस्तों, दिया है एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन है हमारा कि बच्चे को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से तरीके से समाधान लिखकर, या फिर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करके। दोस्तों यहाँ सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी सीटेट का एग्जाम दें तो क्वेश्चन बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, तो उसको पढ़े आराम से, इत्मीनान से पढ़िए, एक बार में इसमें 2 बार में पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निगेटिव वर्ड ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है डी वाले में कंठस्थीकरण करना, तो रोट मेमोरेशन मैंने बताया था कि ये गलत है, आप इसको देखते ही काट दिया जाए। नेक्स्ट है
पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अब एक ही प्रकार का प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, तो उस बच्चे में अधिगम कैसा होगा? हमें क्या गिलफोर्ड क्या बोलता है, डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है बच्चों को। मैंने वो कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट मतलब हर पक्ष के बारे में सोचे, मुक्त प्रश्नों का उत्तर जाने कि इसका जवाब सवाल ये का जवाब ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, मतलब उसको क्या है डाइवर्जेंट थिंक बनाना है, अब सारी बात बताना है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर या बच्चों की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो बिल्कुल दोस्तों ये होगा कि बच्चों के समस्याओं का अनुमान लगाएं और बहुविकल्प मतलब कई उसकी जो समस्याएं हैं उसको अलग अलग तरीके से देखकर उसका प्रोत्साहित करना, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय है? हरियाणा टेट में पूछा गया दोस्तों, ये देखिए, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण, मतलब स्टेप पूछ रहा है, कौन सा स्टेप बेस्ट है? पूछ रहा है, पहला है व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना या विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। बताएं दोस्तों, जल्दी से पढ़ के बताएं इसको कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? अधिगमकर्ताओं की वांछनीय नहीं पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है, ये बहुत ये मैटर करता है दोस्तों। हमारा ऑप्शन क्या है? नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिया है व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना बिल्कुल होना चाहिए। अधिगमकर्ता का योग्यता बने कुछ लेवल का है, क्लास 1 में पढ़ने लायक है, क्लास 2 में पढ़ने लायक है, मतलब उसकी मानसिक क्षमता क्या है, किस लेवल का बच्चा है, उस हिसाब से उसको पढ़ाएंगे। या तो बच्चा है प्राइमरी स्कूल का क्लास का और हम उसको ज्ञान दे रहे हैं जूनियर का, तो ये भी सही नहीं है दोस्तों। तो उसके योग्यता का सही आकलन होना चाहिए कि वो किस क्लास के लायक है, किस प्रकार की शिक्षा उसके लिए आवश्यक होगी, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से उसको देंगे। सेकेंड है हमारा व्यक्तिपरक अनुदेशन, बिल्कुल। डी है विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना, हाँ ये भी होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है कि वो गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है या ठेले वाले का बच्चा है कि या फिर अंबानी का बच्चा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए बनाई गई है कि सारे बच्चों को एक साथ एक क्लास में पढ़ाया जाए, उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को और उनके आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर क्या है, किस धर्म के, किस जाति के, इससे कोई मतलब अध्यापक को नहीं होना चाहिए। उनके लिए सारे बच्चे क्या हैं, एक ही हैं, एक बराबर हैं और उनके अनुसार ही शिक्षा उनको देनी होगी। तो नेक्स्ट दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान में, एक मिनट, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? बताएं दोस्तों, समस्या समाधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? बताएं, जल्दी पढ़ के बताएं दोस्तों उसको। कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? समस्या समाधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? क्या स्टेट में पूछा दोस्तों? ये आंकड़ों का एकत्रित करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन एवं समानीकरण का उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो दोस्तों आपको पता है कि जब समस्या समाधान की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि आंकड़ों का फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आंकड़ों का एकत्रित करना, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए किसी गांव में कोई बीमारी फैल गई, मान लीजिए प्लेग फैल गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले समस्या का की एक एकत्रीकरण करेंगे, क्या उसके आंकड़ों का कि कितने लोग प्लेग से मर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जरूरी नहीं कोई प्लेग से मर रहा हो, कोई स्वाभाविक मृत्यु से मर रहा होगा, चाहे कोई किसी और चीज़ से बीमार होगा, चाहे कोई पुलिस बीमार होगा। तो सबसे पहले सूचना एकत्रित करेंगे कि इसमें प्लेग से मरने वाली संख्या कितनी है, तब हमें लगेगा हाँ प्लेग इस गांव में प्रभावी है। सेकंड है हमारा परिकल्पनाओं का निर्माण करना, समानीकरण करना। तो ये दोस्तों तीसरा चौथा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं समस्या की पहचान करना। सेकंड स्टेप क्या आता है दोस्तों? सेकंड स्टेप क्या आता है हमारा? समस्या की पहचान। समस्या की पहचान हमारा सेकंड स्टेप होता है कि
और अगर उस गांव से में मरने वाले लोगों की संख्या प्लेग से अधिक है तो समस्या पहचान है, उसके बाद से उसके क्या समस्या का समाधान ढूंढते हैं, परिकल्पना को निर्माण करते हैं, बाद में ऑप्शन आते हैं दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शन हमारे क्या है, समस्या से जुड़े हुए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ये क्या है आपका, थॉर्नडाइक, स्किनर और पाउला ऐसी बात करते हैं। तो दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसमें नहीं है। नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक ढंग से में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है, बताएं दोस्तों। संरचनात्मक ढंग में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक ढंग में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। पहला, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। लघु वयस्क के रूप में, जो भी सभी पक्षों के जैसे आकाश, संज्ञान समय के वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पट्टियां, खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभूत करने के लिए पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है दोस्तों। तो आपको ये कोटेशन याद आ रहा होगा दोस्तों कि बच्चा क्या है, एक टेबुला रासा याद आ रहा होगा दोस्तों, टेबुला रासा, टेबुला रासा याद आ रहा होगा दोस्तों। ये किसने कहा था, हार्लॉक ने कहा था, जॉन लॉक का ये कथन है दोस्तों। टेबुला रास्ता मतलब बच्चा क्या है, एक कोरी स्लेट के समान है, मतलब बच्चा क्या है, एकदम आपका खाली है। उसके दिमाग में आप जो भरोगे, जो पूर्व बाल्यावस्था का आयु होती है दोस्तों, मतलब वो कुछ नहीं जानता है, उसके ना अंदर कोई भाषा का ज्ञान है, कुछ ना ज्ञान नहीं है। आप जो उसको सिखाओगे वही करेगा। तो दोस्तों यही जो कोरी पट्टियां जो बात कर रही है, बात हो रही है, या खाली स्लेट, यही है दोस्तों। बच्चों को खाली स्लेट कहा गया है और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इरेज कर दूं। आई होप आपने दोस्तों जो बता रहा हूं इसको आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा देखते हैं दोस्तों, इसमें एक मिनट साफ कर लें इसको। चलिए दोस्तों पढ़िए इसको कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक व अधिगम का प्रयोग, अपनी कक्षा माने अपनी कक्षा में सहयोगात्मक, इसको देख लीजिए दोस्तों, अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। मतलब चलिए आप ऑप्शन देखते हैं। उस समय का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। एक मुक्त दर्शन होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करके देना। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। दोस्तों सबके क्लास में हुआ होगा, कभी कभी ऐसे अध्यापक आते थे जो एक कोई मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखवा देते थे कि मैं ये सबको करना है, तो उसमें क्या करता था, अध्यापक बस देखता था। क्या करता था, अगर ये पूछे दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक का रोल क्या है, तो एज ए फैसिलिटेटर में सुविधा प्रदाता। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जो बच्चे अपने आपस में मिलजुल कर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर किसी टॉपिक पर कर रहे हैं काम, तो उसमें अध्यापक की भूमिका क्या होती है दोस्तों। तो उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं दोस्तों, तो ये तो पक्षपात हो जाएगा, जेंडर बैस पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लिंग पक्षपात हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, लिंग पक्षपात हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड है, एक मूक दर्शक अथवा होने तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना दोस्तों, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, इससे क्लास क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। कक्षा को छोड़ देना था बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये भी लापरवाही बात हो जाएगी। हाँ, ये करना कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, मतलब जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे जो वो दिक्कत हो रही है वो बता देना, और एज इंस्ट्रक्टर मतलब अनुदेशक के रूप में बस देखना कि बच्चे कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे भी लैब वाले बात होते हैं, जैसे हमारे प्राइमरी बात है, हमारे जूनियर की बात हो, तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, तो बस अध्यापक घूम के देखता है कि कोई बच्चे तो अपने में कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, चाहे कैसे कर रहे हैं, बस एज ए इंस्ट्रक्टर वो बताता है और उसका कोई कार्य मतलब सहयोग की भावना वाला। ये तीनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन हमारा, अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि जिस शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करती है, इसका सही विवेचन कीजिए। अनेक शोधों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करती हैं, इसका सही विवेचन क्या है। पहला हमारा ऑप्शन,
कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये जेंडर बेस की बात कर रहा है। ये क्या है दोस्तों, जेंडर बेस की बात है, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट है हमारा, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी होती हैं। दोस्तों ये भी लिंग पक्षपात की बात कर रहा है, लिंग पक्षपात, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। सी है हमारा कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये भी सही, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण। जैसे तीनों ऑप्शन दोस्तों मैंने बता ही दिए पहले कि कोई बात कहना कि लड़के अपेक्षा लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेज हैं, चाहे लड़के तेज हैं लड़कियों की अपेक्षा, तो दोस्तों ये क्या है, ये लिंग पक्षपात की बात है। आप एक विशेष जेंडर पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, ये हमारे शिक्षा सिस्टम में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक गलत बात है। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षक, ऑप्शन है एक शिक्षक विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने की चाहिए बजाय के। मतलब इसमें दोस्तों एक शिक्षार्थी को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। अंक लेने के लिए लक्ष्य, सफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य या अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए अंक या अंक लेने के लिए लक्ष्य, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम लक्ष्य, मतलब आपका गोल क्या है दोस्तों, यहां पे हो जाएगा अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय, लक्ष्य हो जाएगा यहां पे, लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय के लिए प्रोत्साहित करना। अधिगम मतलब आपका गोल क्या है, क्या बनना चाहते हो, एक प्रोस्पेक्टिव दिमाग होना चाहिए, न कि प्रदर्शन लक्ष्य, मतलब दिखावे के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के लिए। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताएं दोस्तों। एक प्राथमिक मतलब क्या, 5 तक की बात हो रही है दोस्तों। एक उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों ही दो उदाहरण देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बड़ा आसान है, नहीं देने की बात तो उसी तरह काट दीजिए, केवल बात दोनों, केवल जहां भी आए दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब छोटा बच्चा है उतना उसका परिपक्व नहीं, उतना मैच्योर नहीं हुआ, उतना उसको, चूंकि वो अमूर्त चीज़ों को अभी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो क्या है, मूर्त जो उसके सामने दिखेगा। तो अगर आप उसे किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, सपोज दैट कि मान लीजिए किसी चिड़िया के बारे में बता रहे हो, पहली बात तो उस बच्चों को वही पढ़ाना चाहिए जो उसके डेली लाइफ से रिलेट कर रहा हो, जिसे वो देखा हो। जैसे उसको आप पहाड़ के बारे में नहीं बताओ क्योंकि वो नहीं देखा है, उसे आप क्या बताओ जो उसके घर में चीज़ें मौजूद है। जैसे केले के बारे में बता रहे हो आप, तो केला देख रहा है बिकॉज घर में है, यूज है, तो आप केले के बारे में बताओ तुरंत रिलेट कर, हाँ इसे, जैसे आप यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए आप केले के बना रहे, देखो मैं केला कैसे बनता है मुझे बनाना नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए केला है तो बच्चे को बुलाओ कि बी फॉर बनाना, तो तुरंत बच्चा रिलेट कर देगा, अच्छा केला। तो अब गैर उदाहरण क्या हो गया, केला। बच्चे बोलेगा कि खाने वाले फलों के नाम 5 बताओ, तो आप बता दे सेब हुआ, केला हुआ, अंगूर हुआ। आप स्ट्रॉबेरी नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रॉबेरी फल है लेकिन वो देखा नहीं है बच्चा, लेकिन केला, सेब, अंगूर ये सब उसके क्या है, उसकी डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, वो घर पे देखा हुआ है, तो तुरंत समझ लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है। तो आप उदाहरण दिए क्या, केला, अंगूर, सेब, ये उदाहरण हो गया। लेकिन गैर उदाहरण क्या हो दोस्तों, उसके साथ उसको आप चित्र दिखाओ, जो आपने क्लास में प्राइमरी स्कूल में देखे होंगे, एक टेबल से बनी होती है, उस पर फोटो विभिन्न प्रकार के होते हैं फलों के, तो उसे दिखाओ ये केला है, तो बच्चा तुरंत रिलेट करेगा, ओ ये केला है, मतलब ये तो घर पे होता है, इसको बनाना कहते हैं। अब बोलोगे एप्पल है तो तुरंत तो समझ जाएगा, अच्छा सेब को एप्पल कहा जाता है, तो तुरंत उसको रिलेट कर पाएगा, वो जल्दी सीखेगा। यही होता है दोस्तों उदाहरण और गैर उदाहरण, मतलब जो चीजें बता रहे हो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी फिगर के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखा देना, ये क्या है, गैर उदाहरण की बात है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 है, शिक्षक के
शिक्षक के जांच प्रशिक्षण प्रतिमान से निम्न में से कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? समस्या का सामना करना, दत्तों आंकड़ों का एकत्रित सत्यापन प्रयोगीकरण, विषय वस्तु को स्मरण का अभ्यास करना। बताएं दोस्तों 14 का। तो दोस्तों उसी तरह समझ में आ रहा है कि शिक्षण की जांच के प्रतिमान से ये संबंधित समस्या समाधान संबंधित है। आंकड़ों के एकत्रीकरण बताया हूं मैं, व्यवस्थीकरण मतलब उसको एक नियम के से एक अरेंजमेंट के ऐसा से रखना वो भी सही है, लेकिन विषय वस्तु को स्मरण करना मैंने बताया था, रोटेशन क्या है, स्मरण करने का अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो कि नहीं पूछा था इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, अगला है दोस्तों कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियां के कुछ उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति को निरूपण करना। बताएं दोस्तों, पहला देख लीजिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण की विधि, या फिर परावर्ती स्तर, या फिर दूरवर्ती स्तर। बताएं दोस्तों। नहीं सॉरी, एक मिनट, ये नहीं ऑप्शन है उसका, ऑप्शन ऊपर है। चलिए ऊपर चलता है। ऑप्शन ये है दोस्तों, बताएं दोस्तों कि आलेख पत्र को अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि आकलन गणना विधि, या फिर परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन से सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा संबंधित नहीं है? बूस, डेविड ह्यूम, डेविड एलन या एचिसन। तो दोस्तों आपको पता है ये एलन नहीं, तो इसको माइक्रो टीचिंग का जनक कहे जाते हैं, माइक्रो टीचिंग। तो इसको ये तो होंगे ही, संबंधित नहीं पूछ रहा है दोस्तों, बूस पूछ रहा है। बताएं दोस्तों इसमें कौन होगा? डेविड ह्यूम। तो दोस्तों बूस भी हैं, एचिसन भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ये हमारे नहीं है। तो यही हमारा, चूंकि नहीं पूछा था दोस्तों, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं मिटा के सही कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? बताएं दोस्तों। अवबोध स्तर है, स्मृति स्तर है, परावर्ती स्तर या दूरवर्ती स्तर। बताएं दोस्तों 17वां कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों आपको पता है कि ये किसने दिया था? जरा कई लोगों ने इसको बताया, तो ब्रूनर भी इसमें संबंधित हैं। तो दोस्तों अवबोध स्तर होता है, स्मृति स्तर भी होता है, परावर्ती स्तर भी होता है, दूरवर्ती स्तर कोई नहीं होता। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? छात्र कथन, फ्लेंडर के नियम की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ये आंसर इसका देख लीजिएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसमें कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं? छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन या फिर मौन वाचन। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये भी है 18वां का, ये भी हो जाएगा। हाँ, शिक्षक कथन भी हो जाएगा, लेकिन अभिभावक कथन इसमें का कोई बात नहीं है दोस्तों। तो यही नहीं होगा, चूंकि नहीं पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19वां, देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि। तो दोस्तों सबको पता है कि अभिभावक की पृष्ठभूमि, यहीं पर हमें आगे बढ़ने का ऑप्शन कोई जरूरत ही नहीं है। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि का कोई मतलब नहीं होता है। अभिभावक की पृष्ठभूमि का दोस्तों यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चलिए आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। बताएं दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षक को बल देना चाहिए। विशेष संबंधी सूचना देने पर,
विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दे के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या विद्यार्थियों की भाषा के विकास पर? बताएं दोस्तों। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, बताएं किसमें? उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षक को बल देना चाहिए विषय संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या फिर दोस्तों बताएं किसमें होगा? तो इसमें साफ ही दे रहा है दोस्तों, जब जहाँ सामाजिक यहाँ पे भी है, यहाँ देखिए सामाजिक यहाँ पे भी है, और सामाजिक मुद्दों मतलब सामाजिक जो मुद्दे हैं उस पर चिंतन करने के विकास पर विशेष बल देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि देखिए दोस्तों, यूपी टेट लेवल 2 में एक क्वेश्चन आ चुका है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन किसने किया था? आपको पता है, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक, डाल्टन। बताए कौन सा होगा दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया था, तो फ्रोबेल इसके हो जाएंगे किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। अगला देखते हैं दोस्तों, (22) बताए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करती है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करती है? ऑप्शन पढ़े दोस्तों, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि लंबे समय तक चलती रहे। सी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। बताएं दोस्तों, बहुत से बच्चे होंगे जो देखेंगे बड़ा ऑप्शन है तो वही सही होगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसको। दिया है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित और संरचित हो और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो। तो चलिए इसको देखते हैं। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि लंबे समय तक चलती रहती है, तो दोस्तों गलत है। सी है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि और अलमारी में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो निम्नलिखित में कौन सा समृद्ध शिक्षा मतलब वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो। मतलब क्या है खुली गतिविधि? मतलब आपको बोलने, मतलब आपके अधिगम स्वतंत्र हो, आपको बोलने की आज़ादी हो, मतलब डिसिप्लिन में ही हो, मतलब बच्चे जो सोच अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब यही कहने का मतलब है। और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, तो ठीक बच्चों के लिए पुस्तक हो, अलमारी में जहाँ बच्चे कभी भी अपना लेकर पढ़ सकते हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसी तरह साफ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा 23 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के सबसे अधिक उपयुक्त है? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री को होनी चाहिए। बताएं दोस्तों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? उपयुक्त चारों है दोस्तों, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होना चाहिए? बताएं दोस्तों। तो दिया है, चलिए नीचे से देखते हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण अधिगम होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री होने से दोस्तों ऐसा थोड़ा है कि बच्चा सबसे खूब ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं जो शिक्षा संबंधी सब रख दें और कोई पढ़ाने वाला उसको यूज करने वाला ही ना हो, बच्चे के जो अध्यापक पढ़ा उसको समझ में नहीं आता, तो इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे इससे समझने की बात कोई नहीं हो सकती, गलत है। शिक्षक को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करने का मतलब नहीं है दोस्तों, सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। नियमित मूल्यांकन करने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, यहाँ पे सही है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर, अभी बताया था मैंने ना कि रियल लाइफ से रिलेट करके आपको पढ़ाना है, जैसे बच्चे को समझ में आ गया। जो अभी मैंने उदाहरण भी दिया था गैर उदाहरण वाला, तो दोस्तों वही समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका सबसे अच्छी बात है कि वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए ताकि बच्चे आपस में बात करके क्या करें, अधिक से अधिक अधिगम को सब कर सकें। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 24 ऑप्शन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गंभीर सोचने के विभिन्न तरीकों से हम इसे किसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर मानते हैं? तो देखिए दोस्तों बड़ा ही आसान है कि यहाँ से देखिए
क्या आप इसी तरह से स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई, आप किसी समस्या में पड़ गए हो और आपको इसका उत्तर देना हो। जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई मतलब कोई भी किसी को फीवर है, तो उसने लिख दिया कि आगे यदि आपके आपके आपको या चाहे आपके परिवार में किसी को फीवर हो जाए तो आप कौन सी दवा लेंगे? तो आपको आपने लेसन पढ़ा था कि इसको दवा लेने से पैरासीटामोल से वो ठीक हो गया था, तो आप तुरंत कह दोगे पैरासीटामोल लेंगे। तो दोस्तों इसमें आपने कुछ सोचा तो है नहीं, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पे थी उसी स्थिति से उसने प्रश्न पूछ लिया, आपने बोल दिया कि इस ऑप्शन से ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपने कुछ अलग नहीं सोचा। सही जवाब क्या है? उसने पूछ दिया कि रीता चाहे श्याम ने पैरासीटामोल की दवा लेकर अपने दादी के बुखार को कम किया। क्या ये सही है, नहीं है, या सही है अथवा नहीं है, इनमें से कोई नहीं? तो आपने पढ़ा होगा लेसन, हाँ उसने पैरासीटामोल खाया था, उसमें दे देगा कि ये भी सब ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है कि सीता चाहे रीता की दादी कौन सी दवा खाकर अपने खिलाकर दादी को ठीक किया था? दे दे पैरासीटामोल, विकासुल, भाई तमाम सारी दवाएं हैं। तो जो पैरासीटामोल पर टिक कर दी, इसमें आपने कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रश्न पूछा, एज इट इज उठाया और आपने वो कर लिया। तो दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा। इसमें कोई भी आपने एक्स्ट्रा नहीं सोचा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो हाँ, ये भी कोई, हाँ ये विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये सही है कि बुखार होने के बावजूद भी आप कैसे इसको हल कर सकते हो। दे दे कि सीता की दादी जो बुखार में पीड़ित थी, पैरासीटामोल खाने के से ठीक हो गई। क्या आपके परिवार सदस्य में ऐसा कोई होता है तो आप उसे और किस विधि से ठीक कर सकते हो? तब आप थिंक करोगे, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग का वर्ड होता है दोस्तों। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है? मानसिक उद्वेलन, मतलब आप कुछ सोच रहे हो, मतलब आप उस पर क्या करो, काम कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा हाँ उसको मतलब बार बार गर्म पट्टी करने से भी सही हो सकता है बुखार, और भी दवाइयाँ हैं उससे भी सही हो सकता है। तमाम सारी मतलब चीज़ें करके आप उसको कई तरह से आयुर्वेद से भी सही हो सकता है। ऐसे ऐसे कई ऑप्शन देंगे तो आप इसमें सब सोच रहे हो, तो इसके क्या हो गए? ये विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे कैसे हल कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 25 क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारे कि परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम और क्षमता समूह बना, छात्रों को लेवलिंग करना। दोस्तों जहाँ जहाँ निगेटिव ऑप्शन उसको हटाते जाइए, उसी तरह आंसर मिल जाएगा। देखिए व्यक्तिगत अधिगम गलत, लेवलिंग क्षमता समूह कभी नहीं बना सकते, लेवलिंग करना तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं होगा। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षा रैंकिंग की आप बात ही नहीं कर सकते, इसलिए तो हटा दिया गया है। यहाँ परियोजना भी क्षमता, फिर क्षमता समूह, इसे भी हटा दीजिए। इसमें देखिए करके सीखना सही है, परियोजना भी सही है, सहयोग सीखना बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 26 कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीका वर्णन नहीं करता? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? बताएं दोस्तों। ऑप्शन है हमारा अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या के हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तर शब्दावली का प्रयोग करना। बताएं दोस्तों। दोस्तों 2018 के सीटेट के क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या के हल करने के बारे में अपनी जानकारी प्रक्रियाओं के पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, और सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तर शब्दावली का प्रयोग करना। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन हो सकता है अभिसरण उत्तर प्रश्न, ठीक है। किसी विशेष समस्याओं को हल करने के बारे में भी सही है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, मतलब अपनी गलती हमने गलती की है दोस्तों, ये वाला समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं हो सकता। यही हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह देखने से ही पता चला था दोस्तों, कोई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? दोस्तों ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको
ये आपके एकदम IQ पर निर्भर कर रहा है, आप कैसे करते हैं इसको। बताइए दोस्तों, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। आप शहरों में गए होंगे दोस्तों, तो वहाँ पे एक दूध बूथ होता है, उसमें आप कॉइन डालना चाहता है, चाहे पैसा देकर दूध डायरेक्ट मिल जाता है मशीन से, वो निकल जाता है। उसमें गाय, हमारे गांव में तो गाय दिखता है, हाँ गाय दूध देती है, कुछ सारे बच्चे, छोटे बच्चों को नहीं पता होता है। वो एक बूथ टोकन बना होता है, वहाँ पे आप जाइए, पैसा दीजिए या फिर टोकन डालिए, आपको दूध मिल जाएगा, पैकेट वाला जो भी हो। तो इसमें कह रहा है बच्चे के परिवार का, बच्चे का प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अवज्ञान है। अथवा इसमें दिया है दोस्तों, बच्चे को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ये कहना कि बच्चे ने गाय को कभी नहीं, गाय को तो देखा होगा लेकिन ये नहीं जानता होगा कि गाय ही दूध देती है, उसको ये नहीं पता होगा। लेकिन बच्चा का जवाब क्या है, उसने दूध बूथ से दूध खरीदा होगा, तो उसे पता है कि दूध बूथ से जाकर दूध लेना ही क्या होता है, मतलब दूध बूथ पे जाओ दूध ले लो, इसको यही पता है। उसने गाय तो देखा ही होगा, उसने रास्ते में जरूर गाय देखा, उसे ये नहीं पता है दोस्तों कि गाय से ही दूध देती है, लेकिन इसको ये पता है कि बूथ पे जाइए, टोकन जमा कीजिए और दूध मिल जाएगा। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता कौन सा पद परिभाषित करता है। बताएं दोस्तों, निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष। तो क्या करें, गणित संबंधी, तो आपको पता है दोस्तों, पठन दोष को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। गणना दोष को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिसकैलकुलिया। जो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। तो दोस्तों गणना दोस्तों क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। एक मिनट, इसको बोलते हैं दोस्तों डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से आप याद कर सकते हो दोस्तों। कैलकुलिया मतलब गणित संबंधी दोष को डिसकैलकुलिया, पठन संबंधी दोष को डिसलेक्सिया, अफेजिया इसी तरह होता है, जिसमें मतलब बात करने वाक संबंधी दिक्कत होती है, अफेजिया होता है। लिखने संबंधी को डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ग्राफ संबंधी लिखना होता है दोस्तों। तो रूट वर्ड है, आप पढ़ाया है मैंने, और नहीं पढ़ाया तो आपने वीडियो देख लीजिए दोस्तों, पूरा डिटेल में समझाया मैंने सबको। 29 है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। बताएं दोस्तों, सबने बीएड किया होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाना। उसके बाद से प्रस्तावना होता है, उसके बाद से कई सारे स्टेप होते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाना। तो वही हमारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है, योजना बनाना, प्लानिंग करना। नेक्स्ट है हमारा 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा में जीवन से एकीकृत करना। सी है अधिगम को रटना। तो दोस्तों उसी तरह बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे, एक मिनट में बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो। एक मिनट दोस्तों, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना है, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना बिल्कुल है, अधिगम को रटना, विधि का सुविधाजनक बनाना। रटना वाला दोस्तों गलत है, इसलिए ऑप्शन यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था और ये भी ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो केवल ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।